हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अवर चैनल MPPSC कैंपस। आज हम मेन सीरीज 2021 में अगले दो क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 5 मार्कर क्वेश्चन हम चला रहे हैं। इसमें से अभी तक हम दो क्वेश्चन बात कर चुके हैं जो 5 नंबर के हुए हैं। उनमें से अगले 2.3 और 2.4 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा। देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज के जो क्वेश्चन होने हैं उन क्वेश्चनों में से हैं दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जैसा कि हम डेली सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दीवान ए कोही क्या है, इसकी विवेचना कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सालाबाई की संधि पर टिप्पणी कीजिएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए हैं और इन्हें जो है हमें 50 शब्दों में लिखने हैं। 50 शब्दों में लिखने हैं ये क्वेश्चन और इनके लिए 5 नंबर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से लिखना है कि आप एक हिसाब से कंटेंट भी दे दें और इसे लगभग 2.5 मिनट में कंप्लीट भी कर दें। तो जानते तो हम बहुत कुछ हैं इनके बारे में, लेकिन हमें लिखना बहुत सीमित है, वहाँ पर स्पेस भी बहुत सीमित है। तो सबसे पहले मैंने समझने का प्रयास करेंगे और देन उसके बाद हम एक मानक उत्तर देखेंगे कि कैसा इसे लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दीवान ए कोही क्या है, इसकी विवेचना कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? मध्यकालीन इतिहास से, दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत में एक हमें सुल्तान देखने को मिलते हैं जो कि हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग उपाधियाँ भी दी हुई हैं। जैसे कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं, पागल सुल्तान कहते हैं। कुछ लोग जो है इन्हें पढ़े लिखे पागल इत्यादि ऐसे उपाधियाँ दी हुई हैं, लेकिन यह जो है कहीं ना कहीं उपाधियाँ सीमा में बनी हुई हैं। अगर उनकी योजनाओं का वास्तव में मूल्यांकन किया जाए तो वह उस समय की काफ़ी बड़ी योजना थी और उस समय के संसाधनों और सोच से परी थी। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक को जनता और प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी योजनाएँ असफल रहीं, इस कारण से उन्हें इतिहासकारों ने विविध प्रकार की टिप्पणियाँ की हुई हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि हमने देखी है कि उनकी कई योजनाएं थी, लगभग 5 योजनाएं थी और 5 योजनाएं असफल हो गई थी उनकी। उन्हीं में से एक योजना थी कि उन्होंने क्या किया था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में टैक्स की बढ़ोतरी की थी और ये टैक्स उन्होंने बढ़ा करके क्या कर दिया था, 50% तक कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में अधिकांश जो शासक होते थे वो क्या करते रहते थे, कर बढ़ाते रहते थे। और कहाँ पर? ख़ास तौर से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक उपजाऊ क्षेत्र होता था। ऐसा नहीं है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल हुई थी तो पहली बार ऐसा दिल्ली सल्तनत में किया गया था, नहीं। इसके पहले जो अलाउद्दीन खिलजी हमें देखने को मिलता है, उसने भी क्या किया था, 50% टैक्स जो है इसी क्षेत्र से वसूला था, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ था। तो इसके समय पर ऐसा क्या हुआ था? तो सबसे पहले इसने क्या कर दी, 50% तक टैक्स की बढ़ोतरी कर दी। आगे क्या हुआ जरा देखिएगा, जब इसने 50% तक टैक्स बढ़ा दिया तो उस टाइम पर क्या हुआ, टैक्स बढ़ाने के समय पर ही गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब अकाल के पड़ जाने से क्या हुआ, जनता में दिक्कत हो गई, उनका उत्पादन नहीं हुआ और जब उत्पादन नहीं हुआ तो वो आपका टैक्स नहीं चुका सकते हैं। परंतु इस बात की खबर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं लगी और उसने जो है प्रशासन को आदेश दिया, शासन को, जो वही कर्मचारी थे, अधिकारी थे, कि टैक्स इतना वसूला जाए वहाँ से। तो टैक्स उन्होंने वसूलने के लिए आदेश दिए और जिस के कारण क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो है लोगों में असंतोष हो गया, लोग क्या करने लगे, विरोधी हो गए उसके। परंतु जैसे ही यह बात क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलती है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो है अकाल पड़ गया है, वहाँ पर टैक्स वसूलना उचित नहीं है, तो फिर लोगों को खुश करने के लिए और इस असंतोष को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कृषि सुधार के लिए वहाँ पर योजना लेकर के आया कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में क्या करेंगे, हम कृषि क्षेत्र में सुधार कार्य करवाएंगे।
अब कृषि क्षेत्र में जब सुधार कार्य करने के लिए योजना लाई गई तो उसके लिए जैसे वर्तमान में क्या करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, कोई ट्रिब्यूनल बनाते हैं, तो उसी प्रकार से जो है एक विभाग का गठन किया गया था और उसी विभाग का नाम था दीवान ए कोही, जो कि हमारा प्रश्न है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब दीवान ए कोही है हमारे पास, तो 5 नंबर में आया हुआ है। लगभग हमें 50 शब्द देते हैं, 50 शब्द भी नहीं दे पाते हैं, वहाँ पर 40, 35, 40 शब्द दे पाते हैं, लेकिन 5 कीवर्ड तुम्हें कम से कम बता देने हैं वहाँ पर। अगर इतना बता देते हो तो बन जाएगा। तो पहला सबसे पहले बताना है कि ये जो है दीवान ए कोही की हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास दीवान ए कोही। तो ये क्या होता था, तो सिंपल सा बता सकते हैं ना कि जो है दिल्ली सल्तनत में यह एक कृषि विभाग था। तो ये क्या हो गया, क्या है का जवाब है। दूसरा है इसका संस्थापक कौन था, तो हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। अगला इसमें बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य लिख सकते हैं हम कि कृषि भूमि में सुधार करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या लक्ष्य रखा गया था, टारगेट क्या था। इसका टारगेट रखा गया था कि 3 वर्ष में क्या करेंगे, हम कृषि भूमि में सुधार करेंगे। और इस 3 वर्ष में कृषि भूमि में सुधार करने के लिए 70 लाख टंका का बजट बनाया गया था। 70 लाख टंका जो मुद्रा होती थी दिल्ली सल्तनत की, उसको खर्च करने का बजट बनाया गया था। अब इतने खर्च भी किए गए, परंतु ये क्या हुआ, एक पॉइंट हम लास्ट में बता देंगे निष्कर्ष रूप में कि ये क्या, इसका परिणाम क्या निकला, यानी कि सफल रही या असफल रही, ये निष्कर्ष रूप में हो जाएगा। तो परिणाम के रूप में कह देंगे कि निष्कर्षता जो है मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही। ऐसा क्यों, क्योंकि जनता का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ और प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, दिल्ली से वहाँ पर नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं था, इस कारण से असफल रही। तो इस प्रकार से लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि इसका एक मतलब कैसा लिखेंगे, ये तो समझने के लिए है, लेकिन लिखने के लिए क्या है, ये हमें लिखना है उत्तर। ये उत्तर जो है वहाँ पर कॉपी में ऐसा लिखा जाना चाहिए। तो ये है कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में जो कृषि विभाग होता था उसी को हमने क्या कहा है, दीवान ए कोही कहा था। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग को दीवान ए कोही कहा जाता था। दूसरा पॉइंट स्थापना वाला हो जाएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। तीसरा पॉइंट इसका उद्देश्य से उठाया है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कृषि में सुधार करना या कृषि भूमि में सुधार करना या उत्पादन गुणवत्ता में सुधार करना, ऐसे फैक्ट लिख सकते हो। चौथे पॉइंट की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका लक्ष्य था 3 वर्ष में भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया था और 70 लाख टंका खर्च किया गया। यद्यपि ये निष्कर्ष रूप में आएगा कि यद्यपि प्रशासन तथा जनता का सहयोग न प्राप्त होने के कारण अधिकारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने से यह योजना क्या रही, अंततः असफल रही। हालांकि यह सल्तनत काल में एक सराहनीय प्रयास था जो कृषि के क्षेत्र में किया गया था। तो इस प्रकार से लिखना है और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमने लिया हुआ है कि सालाबाई की संधि क्या है। तो सालाबाई की संधि, ये प्रश्न भी आया हुआ था और इसे भी कितना बताना है, हमें 5 नंबर में प्रश्न भी बताना है। तो जब 5 नंबर में प्रश्न बताओगे तो सालाबाई की संधि में कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या इसके प्रावधान थे, किन के मध्य हुई थी, ऐसे फैक्टों से क्या कर दोगे, 5 नंबर में कंप्लीट कर दोगे 50 शब्द। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1775 से 1782 तक अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य में जो है एक युद्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इस युद्ध के पश्चात जो, यानी कि जिस समझौते के पश्चात यह युद्ध रुका था, उसी का नाम दिया गया था क्या, सालाबाई की संधि। देखिएगा, तो देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। कब से कब तक हुआ है, तो देखेंगे कि ये जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, ये हमें 1775 से 1782 के मध्य देखने को मिलता है। अब इस युद्ध जो है हमें कहाँ, ये ग्वालियर के जो सिंधिया वंश के शासक थे उनका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया इस टाइम पर पेशवा कौन थे, पेशवा जो थे माधव नारायण राव थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे।
तो महादजी सिंधिया के प्रयासों से यह संधि हुई, दोनों के मध्य मध्यस्थता की गई इनके द्वारा और सालाबाई की संधि करवाई गई। सालाबाई की संधि के साथ जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ, रुक गया। अभी क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं, अंततः देखेंगे इसको लिखना कैसे है। तो ये कब हुई थी, 1782 में हुई थी, 1782 में हुई थी। पेशवा कौन था इस टाइम पर, माधव नारायण राव था। गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। किसके मध्यस्थता से हुई थी, महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से हुई थी। ध्यान रखना ये सालाबाई नामक जो स्थान है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में यह स्थान स्थित है। यहीं पर यह संधि हुई थी, उसी के नाम पर नामकरण किया गया था। तो ये है सालाबाई की संधि। चलो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। इसके तहत जो है पहली बात तो क्या हो गई थी, मराठा युद्ध रुक गया। दूसरा बात जो था, कुछ क्षेत्र एक दूसरे के जो क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए। माधव नारायण राव को पेशवा अंग्रेजों ने स्वीकार किया, इसके प्रावधान थे। तो इसको लिखना कैसे है, बिल्कुल इसी प्रकार से लिख देना है, आपको लगभग 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा परिचय टाइप का हो जाएगा कि सालाबाई की संधि 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मराठा साम्राज्य के मध्य हुई थी। चाहो तो आप नाम लिख सकते हो कि इस टाइम पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख यानी कि वो थे छत्रपति थे, तो वो कौन थे, पेशवा थे, सॉरी, तो वो थे आपके पेशवा हो जाएंगे ये माधव नारायण राव। तो इनका नाम भी लिख सकते हो बशर्ते अगर आपको याद रहे। अब तो इस संधि के प्रावधान देख लेते हैं, क्या क्या संधि के प्रावधान थे। तो इस संधि के प्रावधानों में क्या था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति इस संधि के तहत हुई। सालसेट द्वीप है, ये क्या है, सालसेट द्वीप मुंबई में जो था मराठों के अधिकार में, सालसेट द्वीप है वह थाना का दुर्ग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, इस संधि के तहत दिया गया। माधव नारायण राव को अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा स्वीकार कर लिया। नारायण राव को 3.50 यानी कि 3.5 लाख वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने क्या किया, स्वीकार किया। और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लिए क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, सालाबाई की संधि भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी कीजिएगा। तो सन्यासी विद्रोह है, ये भी आपका कितने में 5 नंबर में पूछा गया है। तो सन्यासी विद्रोह में क्या क्या बताओगे। देखिए कोई भी विद्रोह हो, हमें बता दें कि चाहे कोई भी जनजातीय विद्रोह पूछा जाए, आपको इतने ही आयाम बताने हैं। पहली बात बताना है कि पहले तो ये बता ही सकते हो, सबको पता होता है कि यह एक क्या था, ब्रिटिश काल में हुआ प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। ये नाम से पता चल जाता है, सन्यासी जनजाति द्वारा किया गया था। फिर इसमें क्या बताओगे कि ये कहाँ पर हुआ था, इसमें क्षेत्र बता देना है और इसका समय क्या था ये बता देना है कि लगभग समय बताना है कितने से कितने के मध्य। इसके नेता कौन थे ये बता देना है, किसने नेतृत्व किया था, और इस विद्रोह के कारण क्या थे जिसके कारण जो है जनजातियों ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया। और अंततः अगर कोई विशेष पॉइंट आता है तो उसे भी बता दो और परिणाम बता दो कि इसमें क्या हुआ। इस प्रकार से लगभग सभी, चाहे जनजातीय आंदोलन हो चाहे कृषक विद्रोह हो, इसी प्रकार के आएंगे। तो इसमें बता देते हैं कि ये जो क्षेत्र है कहाँ पर हुआ था। तो लगभग अधिकांश जनजातीय आंदोलन बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुए। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बंगाल बिहार हो जाएगा। कारण क्या था, चाहे कोई भी विद्रोह हो भारत में, सभी का कारण जो एक ही रहा है कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ कैसी थीं, अत्यधिक टैक्स लगाने वाली थीं, अत्यधिक शोषण करने वाली थीं, और जो है भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी। तो उन्हीं के कारण अधिकांश विद्रोह होते थे। तो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी, कोई स्पेशल कारण भी हो सकता है, लेकिन सामान्य कारण क्या है, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ और उनकी शोषण परक नीतियाँ। नेतृत्व किसने किया था, तो मूसा शाह और मजमून शाह ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसमें विशेष बात क्या है कि विशेष बात ये है कि इसका जो उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ नामक नाटक में जो है इसका उल्लेख मिलता है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो ये है, इसे इस प्रकार से लिख देना है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, देखिए एक समय दिया हुआ है खास पॉइंट कि 1763 में सन्यासी विद्रोह 1763 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्या था, जनजातीय विद्रोह था। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण देखेंगे तो ब्रिटिश शासन की नीतियों से किसान, सिपाही और जमींदार वर्ग क्या थे, परेशान थे। ये इसका क्या हो जाएगा, विद्रोह कारण हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता बता देना है। इसके प्रमुख नेता कौन थे, मजमून शाह था, मूसा शाह जो है इसके प्रमुख नेता
थे। सन्यासी विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था, क्षेत्र बताना है, तो ये क्षेत्र लिखा हुआ है, तो बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में एक क्या था, व्यापक विद्रोह था। परिणाम क्या हुआ, अब जनजातियों के पास क्या होते थे, कम संसाधन होते थे। ब्रिटिश शासन के पास में क्या थे, आधुनिक हथियार थे और उनके पास एक प्रशिक्षित सेना होती थी। तो लगभग परिणाम यही होता था, जो ब्रिटिश के पक्ष में जाता था और जो है जनजातियों, कृषक इत्यादि की हार होती थी। तो इसका भी परिणाम वही हुआ कि सन्यासी विद्रोह का जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, कठोरता से इसका क्या कर दिया, दमन कर दिया गया। और विशेष बात इसमें क्या है, इसमें विशेष बात यह है कि बंकिम चंद्र द्वारा जो लिखित नाटक है, इसका नाम क्या है, आनंद मठ है। इसमें क्या मिलता है, हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा आज की ये जो है कक्षा हुई। अगर वीडियो क्या है पसंद आया है तो सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।